तूने अभी? चलिए, आवाज तो सबको आ रही है ना? अच्छा, मीटिंग हो गई। ठीक है। चलिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में जहाँ थे, ठीक है, आज आप लोग का मोस्ट ऑफली जिन्होंने भी जो मोल के क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, मैं उनको रिस्पॉन्स कर दूंगा। मैं होमवर्क दोबारा रिपीट सर माइक म्यूट है सर। लास्ट लेक्चर में मैंने मोल का होमवर्क जो दिया था उससे रिलेटेड आज मैं डाउट लूंगा। ठीक है, और ज्यादा देर का मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगा। आई थिंक मैं आपको होमवर्क दे चुका था क्वेश्चन नंबर 34 तक। आपको दे चुका था, 34 तक हो गया था होमवर्क। यस सर, आपने कहा था अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, मैंने कहा था, मुझे याद है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आपको ग्रुप पे नहीं रिप्लाई कर पाया। तो मैं पहले ग्रुप पे रिप्लाई करूंगा, फिर क्लास में डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो रिप्लाई कर जाएंगे। तो अभी आप होमवर्क बढ़ा लीजिए क्वेश्चन नंबर 56 तक। ठीक है, आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ा था, उससे क्वेश्चन भी किए थे, और एक क्वेश्चन EFGHIJ वाला मैंने होमवर्क के लिए आई थिंक दिया था। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या है किसका। चल बेटा, सबका आंसर आ गया है। मैंने जे के नंबर ऑफ मोल्स पूछे थे जितने प्रोड्यूस होते हैं, उसका आंसर है जे का आई थिंक 16 मोल। 16 मोल आंसर है, नहीं है? अच्छा, ऐसा कोई है जिसका आंसर आया, वो रिप्लाई करो। अच्छा, किसी का भी नहीं आया। चलिए 24 है। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ।
चलिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था 4A + 3B gives 5C + D। आपको A के नंबर ऑफ मोल गिवन थे 6, B के नंबर ऑफ मोल गिवन थे 5। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में आपको सबसे पहले क्या पहचानना, लिमिटिंग रिएजेंट कौन। ठीक है, तो मेथड मैंने आपको बताया था कैसे पहचानना है आपको। सबसे पहले आप उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दीजिए। 6 डिवाइडेड बाय, पहले आपका क्या था, डिवीजन था। 6 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना है 1.5, ये कितना है 1.66, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, फिर आप रिएक्शन प्रोसीड कराइए। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको 0, 1.66 माइनस 1.5 कितना बचेगा 0.16, ये कितना बनेगा, C कितना बनेगा 1.5, D कितना बनेगा 1.5। देन आपका जो आपको जिससे आपने डिवाइड किया था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, उससे मल्टीप्लाई कीजिए। 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 0, 0.16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0.48, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 7.5 एंड 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1.5। यानी आपको C कितना मिला 7.5 और D कितना मिला 1.5। एक्सेस रिएजेंट कितना लेफ्ट हुआ 0.48 और लिमिटिंग रिएजेंट A था वो खत्म हो गया। ये पहला स्टेप हुआ। अब पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कैसे स्टार्ट होता है वो समझिएगा। आपको दूसरे स्टेप की रिएक्शन लिखी हुई है 2C + 5B, ये क्या देता है रिएक्शन में आपको 3F + 4G। ठीक है बेटा, E के नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए थे मैंने, तो 10 दिए थे। 10 दिए थे। ठीक है, तो E के नंबर ऑफ मोल 10। अब आप C के नंबर ऑफ मोल क्या यूज करोगे, तो जो यहां से निकला है, तो यही मैं कहता है इसी को बेटा सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। जो आपका पहले रिएक्शन कंप्लीट होगी ये वाली, उसके बाद जो यहाँ फॉर्म होगा ये दूसरी वाले में यूज होगा। ठीक है, तो C यहाँ से कितना बना है 7.5, यहाँ यूज में कितना आएगा 7.5। अब आई थिंक आपको ये क्लियर समझ में आ रहा है करना क्या है। ठीक है, अब इन दोनों में आप लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो। तो कैसे चेक करते हैं, वही सेम मेथड, डिवीजन वाला। डिवाइड करो 7.5 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 3.75, 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया 2, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट। इसको आप 0 करो, 3.75 माइनस 2 इज इक्वल टू 1.75। ठीक, 3F है। अब इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म करोगे तो 2 खत्म हुआ तो ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा। फिर इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, 1.75 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना है 6 मोल, ये कितना है 8। बेटा ये दो स्टेप में कोई किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। किसी कोई दिक्कत बेटा? चलिए चलिए रिपीट कर दूं। देखो बेटा, आपका ये फर्स्ट कौन सा वाला स्टेप कहाँ से रिपीट करना है ये बताओ, कंप्लीट मत बोलना। सर ये सेकंड पार्ट वाला। हाँ सेकेंड पार्ट वाला कहाँ से बेटा, क्या समझ में नहीं आया? सर सेकंड पार्ट शुरू से समझा दीजिए। बेटा जो यहाँ से C निकला है ना, ठीक है, जो यहाँ से C निकला है, यही C जो यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये अगले इसके लिए रिएक्टेंट फॉर्म है। क्योंकि E के नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, C के नहीं गिवन, और आपको बोला था सीक्वेंशियल रिएक्शन है।
ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होगी तब सेकंड स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये 7.5 जो मिला है, 7.5 को आप यहाँ यूज करोगे। डन। तो 7.5 के अकॉर्डिंग, ये 10 मोल के अकॉर्डिंग अब आप लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला लगाओ। लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करो तो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। बाकी सारा जो इसमें मेथड अप्लाई किया वही मैंने इधर मेथड अप्लाई किया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। हेलो सर। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। ये मैंने चलिए बेटा, अब आवाज आ रही है सबको? यस सर सर आपकी आ रही है सर, हमारी आ रही है? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपकी। ठीक है, चलिए। सर हाँ जी। सर एक चीज पूछनी है। सर थोड़ा डार्क है, थोड़ा बड़ा लिखो। नेटवर्क जब भी प्रॉब्लम आती है ना, सब कुछ ब्लर हो जाए, कोई क्लियर नहीं आता साफ साफ। अच्छा, ठीक ठीक, सर एक चीज पूछनी है। बोलो। सर जो हमने इस साइड जो लाइन के इस साइड लिखा है 2c+5e वाली इक्वेशन में, हाँ, सर जो हमने एक्सेस रिएस्टेंट जो भी था वो एक्सेस एक्सेस वाला और ER और LR को माइनस किया हमने 3.75 में से 2 माइनस किया, हाँ तो सर हमारा 1.75 आया। हाँ, तो सर आपने 2 क्यों लिया है? फिर आपने बाद में उसके 3f+4g के जो मल्टीप्लाई किया है। सर टू इस का। स्टेप में कंफ्यूजन है। अच्छा, ये 2 क्यों लिया है? यस सर। ये समझ में आया, 4 क्यों लिया है? सर आप एक बार बता दो, कंफ्यूजन हो रही है सर इसमें। अच्छा, कंफ्यूजन हो गई बेटा। जो लिमिटिंग रिएजेंट जितना अमाउंट में खत्म हुआ रहेगा ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, किसके बाद? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो आपका अमाउंट आया, उसमें से जो लिमिटिंग रिएजेंट है, लाइन ध्यान से सुनना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आया, उसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो जिस अमाउंट में खत्म होगा
उसी अमाउंट में रिएक्टेंट से यूज लेगा और उसी अमाउंट में वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। फिर बाद में हम एक्चुअल अमाउंट निकालने के लिए उसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके सर। ठीक है, अब बेटा सबको यस क्लियर हो सर। गया? चलिए अभी क्वेश्चन और दो। सर एक बार इसे लिख लेते हैं हम। हाँ लिख लो। उससे पहले एक दो चीज बता देता हूँ। आप सबसे पहले इसी में एक टर्म लिख लीजिए, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है एक्चुअल यील्ड या फिर एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड या फिर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कि आपको प्रोडक्ट में, जैसे मान लो 4 मोल आपने रिएक्शन कराया, आपको 2 मोल मिलना चाहिए था प्रोडक्ट में, लेकिन मिला आपको 1 मोल है। तो इसका मतलब परसेंटेज यील्ड कितना हुआ? 50% का। तो यील्ड का मतलब प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बता रहा है कि कितने परसेंट प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ, लिखिए। CaCO3 20 ग्राम सॉलिड फॉर्म में, CO सॉलिड दे रहा है प्लस CO2 गैस दे रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे CO2 का अमाउंट मिल रहा है 5 ग्राम मिल रहा है, तो आपको परसेंटेज यील्ड बताना है कितना है। ट्वेंटी 25%। क्या आंसर आएगा बेटा? 25%। यस सर। 5 डिवाइडेड बाई 8.8 इंटू 100 नहीं है 20 बेटा, 25% नहीं आ रहा है।
बेटा जितना आपको मिला है ना इसी को एक्चुअली आप एक्सपेरिमेंटल हीट कहते हैं। चलो देखो कैसे समझना है, कैसे आपको, अगर हमने ये 100 ग्राम लिया है, या फिर सिंपली ऐसे कहो, अच्छा सॉल्व कर रहे हो, कर लो। चलिए बेटा समझते हैं। देखिए आपके ये 100 ग्राम से कितना मिलता है, 44 ग्राम मिलेगा, यानी 1 ग्राम से आपको कितना मिलता है, 44 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम मिलेगा, यानी इसके 20 ग्राम से ही कितना मिलना चाहिए था, 44 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 20। आप इसको डिवाइड कर लो 5, यानी 8.8 ग्राम। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड यील्ड, मतलब आपने रिएक्शन लिखा, ठीक है, रिएक्शन लिखने के बाद थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया कि कितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है या फिर जो रिएक्शन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कितना है हमें, ये 8.8 ग्राम, लेकिन हमें मिला कितना है 5 ग्राम। तो दैट मीन्स परसेंटेज यील्ड की अगर बात करोगे तो ये मतलब ये होगा कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, कि आपने प्रोडक्ट रिएक्टेंट जिस अमाउंट में लिया प्रोडक्ट उससे कितना परसेंट कम या ज्यादा मिला है। तो कम मिला है कितना, 5 ग्राम हमें मिला है, डिवाइडेड बाय कितना लिया था, 8.8 ग्राम लिया था, मल्टीप्लाई बाय, तो सिंपल जैसे परसेंटेज निकालते हैं, जितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, जितना आना चाहिए था, तो आना तो टोटल चाहिए था, ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो वैसे कुछ ये भी है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। देखिए 0.4 मोल ऑफ PCl5, क्वेश्चन लिखिए, 0.4 मोल ऑफ PCl5 combines with 1.8 mole of H2O if 65.7 gram of HCl is formed. HCl is formed then the percentage yield of the reaction will be आपको रिएक्शन गिवन कर दे रहा हूँ, PCl5 plus 4H2O
it gives S3PO4 plus 5HCl. ठीक है, इसमें PCl5 के मॉलिक्यूलर मास की कोई जरूरत नहीं है, आप मोल मोल रिलेशन भी लगा सकते हो। क्लोरीन का मास होता है 35.5। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। बोल क्यों नहीं है? बेटा मेरे स्पीड तो 140 के करीब दिखा रहा है। शायद सर 90%। इसका आंसर? हाँ। हाँ जी 90%। चलिए समझते हैं। 0.4 मोल, इसके 1 मोल से कितना मिलता है? 5। 0.4 मोल से कितना मिलना चाहिए था? 2 मोल ऑफ HCl मिलना चाहिए। ठीक है, 2 मोल ऑफ HCl का मास कितना आएगा? 1 मोल HCl या फिर HCl का मोलर मास कितना होता है? 36.5। यानी 2 मोल का मास किसके बराबर आएगा? 36.5 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू 73 ग्राम। ठीक, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू, आपके पास कितना ग्राम मिला है हमें? कहाँ गया? 65.7 ग्राम मिला है, यानी 65.7 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर 0.9 ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। मेरा नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट अगला लिखिए। In a certain operation, in a certain operation, 285 ग्राम
PiCl4 is reacted with 96 gram of magnesium. Calculate percentage yield if yield of titanium. If 32 gram of titanium is actually obtained, आपको एटॉमिक वेट कितना दे रखा टाइटेनियम का, दैट इज इक्वल टू 48 और मैग्नीशियम का 24. चलिए बेटा आंसर आया किसी कुछ? सर 44.4. 40%. हाँ सर. ठीक है. चलिए रिएक्शन लिखे 2 मैग्नीशियम प्लस, अच्छा मैंने रिएक्शन तो दिया ही नहीं था. 2 मैग्नीशियम लिक्विड PiCl4 फॉर्म टाइटेनियम प्लस NaCl2. सर मेरा 40% नहीं आ रहा, 44.4 आ रहा है. अब रिएक्शन मैंने गिवन कर दिया, आप एक बार थोड़ा ट्राई करो. ओके सर. बेटा ये लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व होगा.
चलिए इसको सॉल्व कीजिए। मैग्नीशियम आपके दो लिए हैं, 2 मोल TiCl4 रिएक्ट करने के बाद टाइटेनियम बना रहा है। हमने कितना यूज किया है? 285 ग्राम ऑफ TiCl यूज किया है। ठीक है, तो TiCl4 का मॉलिक्यूलर वेट बेटा कितना है? सर 190। 90 48 प्लस 35.5 इंटू 4 4 बचे 20 4 बचे 20 4 दे 12 हाँ ठीक है 190। ठीक, तो आपको 285 ग्राम डिवाइडेड बाय 190 कर दो। फिर तो मैंने गलत डाटा लिख दिया, बेकार कैलकुलेशन हो जाएगी फिर तो। चलो देखता हूँ, 5 बचे 25 5 सत्ते 35 1.5 मोल है सर, 1.5 मोल। 1.5 ठीक है। और इसके कितने मोल आ रहे हैं मैग्नीशियम के? 4 मोल 4 आए, मोल 4। यानी कितने आएंगे? इसके 4 मोल है और इसके 1.5 मोल है। ये आपका दोनों में से देखो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, दैट मींस इसके अकॉर्डिंग अब रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो वैसा मत सोचना कि परसेंटेज यील्ड में आपको सीधा सीधा बना करके दे देगा कि हाँ परसेंटेज यील्ड निकालो। क्वेश्चन आपको गिवन कर सकता है। तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग टाइटेनियम फॉर्म होगा आपका। इसके 1 मोल से टाइटेनियम कितना बनता है? 1, यानी 1.5 मोल से टाइटेनियम कितना बनेगा? 1.5। तो 1.5 मोल से कितना बनना चाहिए था? 1.5 मोल टाइटेनियम बनना चाहिए। ठीक है, 1.5 मोल टाइटेनियम का वेट कितना आएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 48 15 टेक, ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई कर? 48 और 52 72। ठीक है, हमें मिला कितना है? 32 ग्राम। यानी परसेंटेज यील्ड अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? हाँ फिर तो आएगा 44%। 32 डिवाइड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 हो जा 32 और 8 9 जा 72, यानी 400/9। ठीक है बेटा, मैंने तो गलत सॉल्व कर लिया था, मैंने मॉलिक्यूलर वेट 170 के अप्रॉक्स लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द मास ऑफ हेलो सर। सर हाँ सर ये जरूरी नहीं है कि हम फ्रैक्शन को डिवाइड करें। ये 400/9 लिखा है इसको। ये 400/9 जो लिखा है इसको डिवाइड करने की पूछ रहे हो? यस सर। कर सकते हो, 4.44 जैसा आंसर देगा, ऑप्शन जैसा देगा उसके अकॉर्डिंग टिक करना। ओके सर। ठीक है ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ KCl3 रिक्वायर्ड to produce 1.49 gram of KCl with 40% yield of the reaction। आपको रिएक्शन की मैंने KClO3 कन्वर्ट हीट करने पे किस में जा रहा है? KCl + 3/2। इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है 122.5 होता है। KCl का अगर आप निकालोगे तो 39 और 35 74.5 इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब आप सॉल्व
चलिए बेटा, किसी कुछ आंसर आया? 4.9 नहीं, 122.5 इंटू 0.05 आएगा। चलिए समझते हैं इसको। आपसे कितना कहा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट में मिटा देता हूँ। आपसे कितना कहा, 1.49 ग्राम, यानी 1.49 डिवाइडेड बाय 74.5। इसको पॉइंट से हटा दो, यहाँ 100 से डिवाइड कर दो, यानी कितना आएगा, 2 टाइम्स जाएगा, दैट इज 0.02 मोल। ठीक है। आपसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया हुआ, रिएक्टेंट पूछा है, तो यानी आपको यहाँ से यहाँ आना है। दैट मीन्स आपको आइडियली कहाँ पहुंचना है, 0.02 मोल। अगर ये रहा तो ये भी कितना होना चाहिए था, 0.02 मोल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है। तो अब सिंपल सी एक बात बताओ, जितना आपको रिएक्टेंट में मान लो 0.02 मोल होना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्टली कितना हमें नहीं पता। मैंने मान लिया इसके पास x मोल था। ठीक है। तो दैट इज आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मतलब ऐसे समझो। शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो, अगर आपके पास रिएक्टेंट है, आपको प्रोडक्ट की तरफ जाना है। ठीक है। तो अगर इधर से इधर जाना है तो परसेंटेज यील्ड का आप मल्टीप्लाई करो, और इधर से इधर आना है तो परसेंटेज यील्ड का आप डिवाइड। आपका आंसर आ जाए। कैसे समझाता हूँ, देखो, अगर आपको मान लो, मैं कह रहा हूँ कि इधर से 7 मोल प्रोडक्ट में हमें 4 मोल मिला है, और आपकी एफिशिएंसी 40% है। ठीक है। अब आप ये बताओ, रिएक्टेंट में कितना अमाउंट लिया होगा कि आप जिसका 40% आपको 4 के बराबर मिलेगा। बेटा आप इसका आंसर बताओ। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट में आपको 4 मोल मिला है, आपकी एफिशिएंसी 40% है, मतलब जितना रिएक्टेंट लोग उसका 40% से प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। तो बताओ रिएक्टेंट में कितना अमाउंट रहा होगा। बेटा सांप सुन गया क्या सबको? ये सिंपल सी मैथ नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आपको ये नहीं पता किसी अमाउंट का 40% 4 कैसे आ सकता है? टेन का। तो ये आप लोगों को रिस्पॉन्स करने में इतना टाइम लगता है कि 10 का 40% क्या होता है, 4 होता है। ये आपको कैसे पता चला? तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताया कि आप इसके जितना आपको प्रोडक्ट में मिला हो, तो 4 मोल मिला है, इस अमाउंट से डिवाइड कर दो तो 40/100 होता है, यानी 40/100। 4 से एक बार 10 बार गया, 10 से 10 बार गया, कितना आ गया, 10 आंसर आ गया। कछुए बेटा कछुआ कम से कम रेंगता तो है, तो आप लोग तो बिल्कुल चुप हो, आप तो रेंग भी नहीं रहे हो। सर ये आपने शॉर्टकट मेथड बताया है ना, हाँ जी बेटा। इसका वो वैसे अगर बिना इसके करना चाहें तो कैसे करेंगे? क्या हुआ बेटा? बिना इसके करना चाहें सर, मल्टीप्लाई और डिवाइड परसेंटेज यील्ड के, तो कैसे करेंगे? तब भी कर सकते हो। आपको रिक्वायर्ड कितनी है, 0.02 मोल का। तो मान लो आपने सर हाँ जी। सर
आंसर क्या आ रहा है? हेलो हाँ जी सॉल्व सर, करके 0.05 है क्या? 0.05 मोल आ रहा है। हाँ सर, मेरा आ गया। ठीक है, तो x मान लो आपने इस बार x अमाउंट लिया था, x का 40% इसके बराबर आना चाहिए, 0.02 के बराबर आना चाहिए। हमें कितना रिक्वायर्ड कितना है बेटा, अगर आइडियल केस आप लेके चलते हो तो इसके 0.02 मोल के लिए कितना चाहिए, 0.02 है। इसका मतलब अगर आइडियल नहीं है, दैट मीन्स मान लो x मोल हमने लिया था, x मोल का 40% 0.02 आना चाहिए, तो x मोल का 40% 0.02 के बराबर आना चाहिए। अब आप इसको डिवाइड कर दो, x इक्वल टू कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 40 यानी 0.05। हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। अब आप अगर इस ट्रिक से सॉल्व करना चाहेंगे तो इससे भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट में आपको कितना मिला, 0.02, यहाँ से परसेंटेज यील्ड के अकॉर्डिंग आपको कितना चाहिए, 0.02, तो 0.02 को 40% से डिवाइड कर दो आपको आंसर। सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर सबसे पहले तो ये परसेंटेज यील्ड है ही क्या? बेटा जितना आपको एफिशिएंसी है, जितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए था थ्योरेटिकली, जितना आपको एक्चुअली मिला है, उनका रेशियो है परसेंटेज के फॉर्म में। हेलो सर। तो हाँ जी सर एक बार ये स्टेप और दोबारा बता दीजिए, ये कैसे निकला, ये x इंटू 40/100 इज इक्वल टू 0.2, बस इतना रिपीट कर दीजिए एक बार। चलिए ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। हाँ बेटा बोलो, जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा था वो अपना डाउट बोलो, फिर मैं बाकी लोग को डील करता हूँ। हाँ बेटा बोलो, जिसको परसेंटेज नहीं समझ में आता कि है क्या। बेटा पूरा वंस अगेन तो नहीं हो सकता है ना, आप लोग को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप जिस पॉइंट से अगर आपको बिल्कुल जब स्टार्ट किया है तो बिल्कुल समझ में नहीं आया तो उसी पॉइंट पे पूछ लो। टॉपिक बता दिया, 2-3 सवाल करा दिए, फिर आप बीच में पूछते हो इस टाइप से, तो आप जो जो डाउट पूछोगे अब वो बताया सकता है, सब कुछ रिपीट नहीं सर होगा। क्वेश्चन बता दो सर। आप डाउट बोलो अपने कि आपको क्या समझ में नहीं आया। सर कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन? हाँ बेटा मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन आप ये पहले ये तो बताओ कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझ में क्या नहीं आया, मुझे भी तो पता चले। सर इसमें जो ये 0.02 मोल्स है, मतलब ये एक्सपेक्टेड थे कि आए नहीं? बेटा इतने एक्सपेक्टेड थे, इतने आने चाहिए थे। और सर इससे कम आए लेकिन। एक चीज, चलिए मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ऐसा कोई मैंने तीरंदाजी वाली चीज नहीं बता दी है। सिंपल एक टर्म आपको, टेक्निकल टर्म है थोड़ा सा केमिस्ट्री वाली, या फिर आपको फिजिक्स में मिलेगा। परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है जो प्रोडक्ट आपको अमाउंट जितना मिलना चाहिए था। जैसे मान लीजिए आपको अमाउंट फाइनल में 4 मिलना चाहिए था, 4 मोल, आपको मिला 2 ही मोल है, जिसका मतलब आपकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 50% हुई। दैट मीन्स आपका परसेंटेज यील्ड कितना हुआ, 50% का हुआ। अब समझ में आया परसेंटेज यील्ड क्या है? यस सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको KClO3 का मास वो बताना है जिससे आप 1.49 ग्राम ऑफ KCl प्रोडक्ट में मिल सके आपको। ठीक है, और इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 40% यील्ड मिलता है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास
5 मोल अगर आप KClO3 लोगे तो आपको प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ उसका 40% मिलेगा, यानी 2 मोल केवल मिलेगा बस। समझ में आया क्वेश्चन का मतलब क्या है? यस सर। ठीक। अब जो रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपकी हर चीज लिखी होती है वो 100% के साथ लिखी होती है। ठीक है, कि अगर कंप्लीट जैसे रिएक्शन लिखी हुई है सेम उसी टाइप से अगर कन्वर्जन हो रहा हो, जैसा आपका रिएक्शन लिखा हुआ सेम उसी के अकॉर्डिंग, तो वो 100% यील्ड के साथ होता है कि जितना आपने रिएक्टेंट डाला आपस में रिलेट किया 100% लेफ्ट टू राइट कन्वर्जन हुआ और आपने उसे यूज कर लिया। लेकिन इसमें आपका 100% नहीं है। ठीक है, 100% नहीं होने का मतलब ये है कि जो अमाउंट आप यहाँ लोगे उस इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिलेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या है? यस सर, आ गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिख के सॉल्व करता हूँ। सर हाँ जी बेटा। तो सबसे पहले मतलब अपन ने इसके मोल्स निकाले KCl की, हाँ जी। उसके बाद अपन ने मोल मोल रिलेशन टाइप का लगाया हाँ। फाइंड आउट करने के लिए। तो सर यही हुआ इसमें तो। हाँ, वहां तक तो यही हुआ। मेन तो यील्ड वाला ओके पोर्शन सर। स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हमने मोल मोल रिलेशन लगाया रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। ठीक है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए। ये तो वो वैल्यू थी जो सब कुछ आइडियली चल रहा था कि जैसा रिएक्शन है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल रहा है, तब ये आइडियल केस है। आपसे क्वेश्चन में बोल दिया उसने कि आपको 40% यील्ड मिल रहा है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना नंबर ऑफ मोल्स चेंज करना पड़ेगा। 40% प्रोडक्ट में मिल रहा है, इसका मतलब आपको रिएक्टेंट में 40% से ज्यादा चाहिए उसका। मान लीजिए आपको प्रोडक्ट में 4 मोल मिला है 40% यील्ड के साथ में, इसका मतलब रिएक्टेंट में 10 रहा होगा तभी तो 4 आपको प्रोडक्ट में मिला 40% लेने पे। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। मतलब आपको अगर यहाँ 0.02 मोल मिल रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे 0.02 मोल मिल रहा है तो ये तो श्योर है कि यहाँ पे 0.02 से ज्यादा होगा। यस सर। होगा ना? ठीक है, तो वो ज्यादा किस अमाउंट में होगा? अगर मैं इसकी जगह आपको यहाँ 0.02 मोल लिख के दूं, सपोज कर रहा हूँ, और आपको मैं लिख के देता हूँ कि ये 40% यील्ड के साथ प्रोडक्ट दे रहा है, तो बताइए कितने मोल प्रोडक्ट में आएंगे? जीरो 0.02 मोल हमने रिएक्टेंट में लिया है, उसका 40% प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो आप बताइए कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट में आएगा? 0.02 upon 40 into 100. बढ़िया से कौन से 0.02 का 40% कितना होगा ये बता दो। आप सिंपल क्वेश्चन बताओ, 0.02 का 40% क्या होगा? बेटा 0.02 का 40% कितना होगा? दो लोग का केवल आंसर आया। तो बेटा ये जो आप चीज निकाल रहे हो इसी के टर्म में अगर मैं यील्ड लिख देता हूँ तो इसका मतलब बेटा वही होता है कि जो आपको अमाउंट लिखा हुआ है उसका आपको 40% प्रोडक्ट मिल रहा है। परसेंटेज यील्ड का मतलब यही होता है।
कि जो आपको रिएक्टेंट में लिखा हुआ है उससे कितना परसेंट आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है, इसे कहते हैं परसेंटेज यील्ड। ठीक है, अभी सवाल आपको इधर से घुमा के इधर का पूछ लिया है, पहले सीधा सीधा चल रहा था तब तो सही था, एक सवाल उल्टा करके दे दिया, फिर सब लोग पसर गए। चलो, अब आपको सवाल ये दिया है कि आपको इस साइड में 0.02 मोल मिल रहा है 40% के साथ, ये बताओ इधर कितना अमाउंट होगा? इधर कुछ अमाउंट है उसका 40%, हमें 0.02 मिल रहा, बताओ इधर अमाउंट क्या आएगा? जीरो पॉइंट 005। कितने जीरो लगाए पॉइंट के बाद? 3। सर 30 लगाए। बेटा एक बात बताओ, 0.0005 ज्यादा है या 0.02 ज्यादा है? मतलब आपने किसी छोटे से नंबर का परसेंटेज निकाला और वो बड़ा हो गया। क्या बताऊं आपको। चलिए ज्यादातर लोगों ने आंसर सही दिया है, 0.05। ठीक है, डजंट मैटर आप लोगों ने कैसे निकाला। मैं सवाल पे आता हूँ। सवाल आपसे यही पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि रिएक्शन कराया KClO3 का, आपको मिला क्या है KCl + 3/2 O2। KCl कितने अमाउंट में मिला है? 0.02 मोल मिला है। ठीक है, अगर ये 0.02 मोल मिला है, इसके अकॉर्डिंग KClO3 कितना होना चाहिए था? आंसर है 0.02 मोल होना चाहिए। मैंने आंसर दिया होना चाहिए था, है नहीं। है इसलिए क्यों नहीं? क्योंकि 40% हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जितना इधर अमाउंट लोगे उसका 40% 0.02 के बराबर आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 0.02 इधर तो है नहीं, तो इधर कितना अमाउंट रहा होगा? बेटा बहुत लेट चमका। सर इधर 100% उधर 40% है। देखो इधर 0.02 मोल आया है, इसके अकॉर्डिंग इधर कितना होना चाहिए था? 0.02 मोल। तो आइडियल केस में KClO3 0.02 मोल अगर लेते तो हमें KCl 0.02 मोल मिल जाता, लेकिन इसका मतलब हमें इसमें 0.02 नहीं है क्योंकि 40% 0.02 के बराबर है। इसका मतलब इधर कितने मोल रहे होंगे? x मोल। x मोल का 40% अगर मैं निकालता हूँ तो किसके बराबर आना चाहिए था? 0.02 के बराबर आना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितना है? 0.02। चलो अगला सवाल लिखो। नेक्स्ट लिखो परसेंट प्योरिटी।
ठीक है, आपके पास कोई इम्प्योर सैंपल होगा, ठीक है, इसके दो पार्ट होंगे, इसमें एक आपका प्योर फॉर्म वाला सैंपल होगा और कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है। तो जो प्योर सैंपल जितना होगा सिर्फ वही पार्ट रिएक्शन में आपके पार्टिसिपेट करेगा। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ओनली प्योर सैंपल will participate in reaction। ठीक है, अब एग्जांपल लिखिए दोबारा से। $20 grams of KClO3 on heating। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। मेरा वीडियो कहाँ चला गया बेटा? मेरे नेट स्पीड के अकॉर्डिंग तो आना चाहिए। सर एचडी में आ रहा है। हाँ सर आ गया। On heating 7.45 gram KCl along with O2, calculate the percentage purity of sample। चलिए आप लोग इस सवाल को 2-3 बार पढ़ लीजिए, सॉल्व करके मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा, और जिससे हो जाए वो बता सकता है। चलिए बेटा इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। आपसे क्या कहा, 20 ग्राम ऑफ KClO3 हीट किया है हमने और 7.45 ग्राम सैंपल आपको मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब KClO3 को आप रिएक्शन कराइए, कंपाउंड के KCl प्लस 3/2 O2। KCl आपको कितना मिला, 7.45 ग्राम,
ठीक है, KCl का मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होता है? 74.5 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है, डिवाइड करो कितना आएगा? 0.1 मोल आएगा। इस 0.1 मोल के अकॉर्डिंग ये भी कितना आना चाहिए था? 0.1 मोल। यहां तक समझ में आया कि अगर ये 0.1 मोल मिला है, जिसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग 0.1 मोल KClO3 भी होना चाहिए था। ठीक है, तो 0.1 मोल KClO3 का वेट अगर निकालो कितना है? 122.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 यानी 12.25 ग्राम। ठीक है, तो दैट मींस जो हमने 20 ग्राम टोटल सैंपल किया था KClO3 का, 20 ग्राम KClO3 सैंपल में आपके पास KClO3 कितना है? 12.25 ग्राम KClO3 है और बाकी 7.75 ग्राम क्या है आपके पास? impurity। सर 45 होना चाहिए था, 7.45 ग्राम। 7.45 ग्राम में तो लिखा है। अच्छा, ये यहाँ पे 7.45। हाँ सर। मेरा टोटल 20 ग्राम है, 20 ग्राम में से मैंने बोला 12.25 KClO3 है। नहीं, ऊपर 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 ये सर ऊपर जो आपने डिवाइड किया है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? सर सही तो है वो 7.45 डिवाइड बाय 74.5। सही है सर। सर इंटरनेट कनेक्शन कैसे लगा? गलत लिखा है वो। ठीक है, यस सर, वो ऐसा लग रहा है कि 745 लिखा है। चलिए ये सवाल समझ में आ गया कैसे निकालना परसेंटेज प्योरिटी। अब आपसे परसेंटेज प्योरिटी पूछेगा तो आप परसेंटेज निकालना है। प्योरिटी की अगर बात करते हैं तो KClO3 का परसेंटेज पूछ रहा है, इसका मतलब तो परसेंटेज ऑफ KClO3 आप निकालोगे तो टोटल 20 ग्राम में से KClO3 कितना है? 12.25 ग्राम। दैट इज इक्वल टू 12.25 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 5 कितना आएगा? 61.25। नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। नेक्स्ट लिखिए 20 ग्राम ऑफ impure sample of NaHCO3 on strong heating gave 2.24 liter CO2 at STP. Calculate percentage purity of sample.
आपको मैं रिएक्शन लिख के देता हूँ, रिएक्शन में भूल गया पहले, रिएक्शन लिख लीजिए। NaHCO3 हीट करने पे Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 देता है, इसको 2 टाइप कर लीजिए। बेटा किसी कुछ आंसर आया? सर 90%। 84%। सोडियम का टाउ वेट 23 होता है। देखो 2.24 लीटर का मतलब बेटा कितना हुआ? 2.24 मोल के टर्म में, तो आप इसको 22.4 से डिवाइड करोगे, कितने मोल आएंगे? 0.1 मोल आएगा। ठीक है, ये कितना? 0.1 मोल है। इसके 0.1 मोल के अकॉर्डिंग NaHCO3 कितना मिलेगा? यहाँ से कितना मिलेगा? 0.2 मोल ऑफ NaHCO3 मिलेगा। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग NaHCO3 का मॉलिक्यूलर वेट आप पहले निकालो, कितना आएगा? 23 1 24, 24 12 36 और 48, 36 और 48 से 84 ग्राम। ठीक है सर यानी 58% आ रहा है क्या? कितना बेटा? 58%। नहीं, यानी 84% आ रहा आंसर। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 84 है, या फिर कह लीजिए मोलर मास इसका 84 ग्राम है, तो 0.2 मोल का मास कितना आएगा? तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 84, दैट इज इक्वल टू 16.8 ग्राम। 20 ग्राम का सैंपल था, तो 20 ग्राम टोटल सैंपल में से 16.8 ग्राम एक्चुअल में NaCO3 प्रेजेंट है। बाकी 3.2 ग्राम आपका क्या है? इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो 16.8 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना? 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 उड़ा दो, 8.4 कितना परसेंट आया? 84%। यस सर, वो NaHCO3 सिर्फ एक ले लिया था, 2 लेने थे।
चलिए नोट कर लिया। नेक्स्ट एंड लिखिएगा मिक्सचर एनालिसिस। अगला हेडिंग लिखिए मिक्सचर एनालिसिस। ठीक है, चलिए बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके कार्बोनेट्स हीट अप करने के साथ कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, इसमें लिखिएगा पहले लाइन ऑल एल्कली मेटल्स, ऑल एल्कली मेटल्स कार्बन, ऑल एल्कली मेटल कार्बोनेट्स are thermally stable, are thermally stable and do not decompose, do not decompose on heating except Li2CO3। ठीक है, Li2CO3 को आप हीट अगर करते हो तो किसका ब्रेक हो जाएगा, Li2O प्लस CO2। ये सॉलिड रहते हैं, ये गैस रहते हैं और ये भी आपका सॉलिड। ठीक है, इसमें जो एल्कली मेटल लिखा है इसका मतलब ये हो रहा है कि फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट जो है, फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपका Na2CO3, A2CO3, Rb2CO3, इनको अगर आप हीट करोगे तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, all alkaline earth metals, earth metal carbonates decomposes on heating except strontium and barium carbonate। ठीक है, दैट मीन्स ये आपके थर्मली स्टेबल कंपाउंड है के कार्बोनेट्स। इसका मतलब आप इसका कोई भी लिखोगे, जैसे BeCO3 जनरली कम बनता है, एक किस फॉर्म में बनता है, BeO प्लस CO2 गैस। आपको सबसे ज्यादा मिलेगा ये MgCO3 का डिकम्पोजिशन सॉलिड फॉर्म में किस में कन्वर्ट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। देन आपका CaCO3 सॉलिड, इसको हीट करोगे तो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये आपको रिएक्शंस याद रखनी है। नहीं बेटा, ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है।
वैसे मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल है, केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मोल कॉन्सेप्ट आपके फिजिकल में आता है, जो मैथमेटिकल होते हैं वो फिजिकल में आते हैं। चलिए, अब किसी की भी अगर तीसरा पॉइंट है, अगर किसी का भी बाइकार्बोनेट्स है, तो बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं? जैसे NaHCO3 हो गया, ठीक है, CaHCO3 हो गया, इसको बाइकार्बोनेट्स कहते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है, ठीक है। इसको अगर हीट करते हैं, जैसे NaHCO3 को अगर आपने हीट किया है, ये किसमें ब्रेक होता है? Na2CO3 में प्लस CO2 में प्लस H2 में। ये आपका सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड था, ये आपका गैस फॉर्म है, और ये लिक्विड और गैस उसके फॉर्म हो सकता है, डिपेंड करता है आपको टेम्परेचर क्या गिवन है, ठीक है। H2O अगर आपको बहुत ज्यादा 100 से ज्यादा टेम्परेचर है तो आप क्या लोगे? गैस, ठीक है। अब हीट अप कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़ाते बढ़ाते टेम्परेचर 100 से ऊपर लेके होंगे तो गैस, अगर 100 से कम टेम्परेचर दे रखा होगा तब लिक्विड लेना, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर हीटिंग वाले में आप गैस ही कंसीडर करना, लास्ट में भी एक कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। एक और रिएक्शन अगर आप लिखना चाहो, इसका मैं लिख देता हूँ, CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसको आप हीट करोगे, ये कन्वर्ट होता है आपका CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर CaCO3 आपकी हीटिंग की कंडीशन है, ये फर्दर किसमें ब्रेक हो जाता है दोबारा से? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2, ठीक है। चलिए आज के लिए डन करते हैं, बाकी इसका एप्लीकेशन पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा।